नमस्कार दोस्तों, 91.2 एनआईवीएच हेलोदून पर मैं हूं आप सभी का होस्ट और दोस्त आरजे गौरव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आप सभी के अपने शो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव विद आरजे गौरव में। और दोस्तों, आज है इस शो का 20th एपिसोड, तो बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आज हम इस शो का 20वां एपिसोड आप सभी के सामने लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं आज हमारी बहुत खास मेहमान साक्षी जी से। ये क्या करती हैं, क्या गेम खेलती हैं, सब कुछ आज हम इन्हीं से जानने वाले हैं दोस्तों। और बहुत खास मेहमान हैं ये हमारी एनआईपीवीडी से। जितने लोग सुन रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, वो इन्हें जानते भी होंगे। किस तरीके से जानते होंगे, क्या रहा, वो भी आज आप सबको साक्षी जी ही बताने वाली हैं खुद। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बिना किसी देरी के हम आपका परिचय कराना चाहेंगे हमारी बहुत खास मेहमान साक्षी जी से आज के इस कार्यक्रम में। साक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो गौरव, थैंक यू सो मच। जी, तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को, अपने श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए। ओके, तो मेरा नाम साक्षी है और मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। मैं एक व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट कर रही हूँ डीएवीपीजी कॉलेज से। जी और फॉर लिविंग मैं अभी जॉब कर रही हूँ दिल्ली में। जी, तो सबसे पहला सवाल साक्षी जी मेरा रहेगा कि आप लोकोमोटो डिसेबिलिटी में हैं, तो किस तरीके से आप इस डिसेबिलिटी का शिकार हुई? ओके, तो मैं छोटी थी और मेरा एक्सीडेंट हुआ था जब मैं 9 साल की थी। उसके बाद मुझे जी एम्पुटेशन हुआ एंड नाउ आई एम पर्सन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी। जी, तो साक्षी जी, आप बहुत एक 9 साल की उम्र जो है बचपन में काफी होती है, जिसमें कि हम काफी कुछ जो है कर चुके होते हैं, देख चुके होते हैं, सीख चुके होते हैं अपने समय में। देखिए दोस्तों, वैसे तो आप बोलेंगे कि भाई मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि कोई कितने भी साल का हो लेकिन वो उम्र काफी होती है, लेकिन क्योंकि 4-5 साल के बाद से जो है बच्चा हर कुछ समझने लग जाता है, सीखने लग जाता है, वो धीरे धीरे चीजों को देखने लग जाता है, मैनेज करने लग जाता है। तो इसी कड़ी में आज हम 9 साल से शुरुआत करते हैं। साक्षी जी 9 साल की थी जब इनको ये डिसेबिलिटी हुई, तो उसके बाद आपने जो है किस तरीके से अपनी लाइफ को जो है मैनेज करना शुरू किया? ओके, तो गौरव एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी, लेकिन इतनी समझ थी कि मेरे आसपास क्या हो रहा है और क्या चेंजेस है जो अभी आए हैं। एक्सीडेंट के बाद जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है दैट इज एजुकेशन। हम्म। क्योंकि इनएक्सेसिबिलिटी की वजह से मैं गांव में नहीं रह सकती थी, क्योंकि आफ्टर एक्सीडेंट आई वाज अ व्हीलचेयर यूजर। तो व्हीलचेयर में हाँ। गांव में जाना कितना पॉसिबल है, और मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ, तो ये बहुत इम्पॉसिबल था कि मैं गाँव में रहूँ और वहां पे रह के अपना एजुकेशन कंप्लीट। जी, तो मेरे मम्मी पापा को ना चाहते हुए भी शहर में शिफ्ट होना पड़ा। तो कहाँ रही आप, उत्तराखंड में? यस, उत्तराखंड में ही, लेकिन हम लोग ऋषिकेश शिफ्ट हो गए थे। और गांव में हम लोगों का फैमिली होता है, थोड़ी गाय भैंस होते हैं, अपना चीजें होती है, खेती होती है, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर ऋषिकेश में शिफ्ट होना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ा आई थिंक डिसीजन था जो मेरे पापा ने लिया था। तो हम लोग जी ऋषिकेश में उसके बाद शिफ्ट हो गए थे, और ऋषिकेश में शिफ्ट होने के बाद कुछ टाइम ट्रीटमेंट के बाद मैंने एक स्कूल में एडमिशन लिया था, जहाँ से मेरी एजुकेशन दोबारा स्टार्ट हुई। और हम्म, एजुकेशन स्टार्ट होने के बाद बहुत एक जो चैलेंज आया दैट इज मैं स्कूल कैसे जाऊं, क्योंकि वहाँ पे भी एज अ व्हीलचेयर यूजर स्कूल में एक्सेस करना बहुत इम्पॉसिबल सा होता था, क्योंकि ऋषिकेश में भी इतने अच्छे रोड रास्ते नहीं है कि हम व्हीलचेयर से कहीं भी आ जा सकते। तो हम्म, उस टाइम पे मेरी मम्मी मुझे उठाकर स्कूल ले जाया करती थी और मुझे क्लास में रख जाया करती थी, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू गो इवन वॉशरूम और टू ड्रिंक वाटर और एनीथिंग। तो उसके बाद भी ये प्रॉब्लम हुआ कि मम्मी को ही मुझे लंच कराने, पानी पिलाने या फिर वॉशरूम ले जाने आना जाना पड़ता था। तो वो सब जी चैलेंजेस थे, बट समहाउ टाइम के साथ साथ मैंने मैनेज करना सीखा। मेरी थोड़ी फिजिकल हेल्थ रिकवर हुई और मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट करने का सोचा कि अब जैसा भी है बट मुझे एटलीस्ट अपना एजुकेशन कंप्लीट करना है। तो इसके बाद साक्षी जी फिर आपकी जो है, हम गेम पर भी बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि अभी जिंदगी की बात चल रही है तो यहीं पर मैं अगला सवाल आपसे रखना चाहूंगा कि आपके शौक और आपकी हॉबीज जो है क्या क्या रही गेम के अलावा? गेम के अलावा मुझे लिखना और पढ़ना हमेशा से ही बहुत पसंद रहा है। जी। मुझे पोएट्री का बहुत शौक रहा है, मुझे सिंगिंग का बहुत शौक रहा है। और हम्म। मैंने उसमें काफी ट्राई भी किया। मैंने काफी सारे ओपन माइक्स किए हैं देहरादून में, इवन एनआईवीएच में भी मैंने एक दो ओपन माइक्स किए हैं जब एनआईवीएच ने इनवाइट किया था। उसके जी। अलावा मैंने फोक म्यूजिक में सिंगिंग की है, कुछ गाने हम्म। रिकॉर्ड किए हैं। तो ये हम्म। मेरा पैशन था जो मैंने कुछ टाइम के लिए फॉलो किया है गेम के अलावा।
जी, बहुत सुंदर अवसर था श्रोताओं हमारे लिए भी ये एनआईवीएच का वाकया आपसे शेयर कर देते हैं हम। जब तो बहुत छोटे-छोटे हुआ करते थे, हम बच्चे ही थे, साक्षी जी आपने देखा भी होगा। उस समय जो है एक बुक फेयर आयोजन जो है एनआईवीएच में बुक फेयर का आयोजन 3 दिन का किया गया था, जिसमें एक किताबी मेला जो है पुस्तकों का मेला जो है लगाया गया था और इसके अलावा उसमें बुक्स तो थी ही, काफ़ी सारी नई-नई ऐसी-ऐसी चीज़ें भी थी जिन्हें कोई नहीं कर सकता था लेकिन जैसे हमारी ब्रेल में डायरी जो साइटेड पर्सन्स डायरी रखते हैं, डायरी लिखते हैं, है ना? उस तरीके से ब्रेल में डायरी, ब्रेल कैटलॉग और बहुत सारी ऐसी-ऐसी किताबें थी। तो उसमें जो है फर्स्ट डे में जो ओपन माइक हुआ था, ओपन माइक कार्यक्रम हुआ था, साजिद जी का एक बहुत बड़ा ग्रुप था वो, काफ़ी सारे कवि लोग उसमें आए थे। तो उसमें हमें भी जो है साक्षी जी को सुनने का सौभाग्य दोस्तों प्राप्त हुआ था और उन्हीं दिनों छोटी-मोटी कविताएं हम लिखते थे। तो हमें एक पुरस्कार स्वरूप आप कह सकते हैं, डायरेक्टर सर ने नन्हे कवि की उपाधि से भी जो है मुझे सम्मानित किया था, अलंकृत किया था। बहुत गौरवान्वित पल था वो। तो खैर ज्यादा बातें हम इस पर नहीं करेंगे। हमारा प्रोग्राम आज बहुत खास होने वाला है क्योंकि साक्षी जी की जर्नी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आपने जिक्र किया गाने का और कविताओं का, आपको शौक रहा, तो बहुत कम लोग श्रोताओं ऐसे हमें मिलते हैं आजकल और स्पोर्ट्स की दुनिया में तो खासकर। तो एक गाना हम यहाँ पर साक्षी जी आपसे सुनना चाहेंगे, क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैंने बहुत टाइम से सिंगिंग नहीं की है और अभी मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ, तो प्लीज आप ये ना करें, मुझे उस भ्रम में रहने दें कि मैं अच्छा गाती हूँ। जी नहीं, फिर भी हमें तो आपसे सिर्फ गाना सुनना है। ओके, तो मैं एक गढ़वाली गाना ही फिर सुनाना चाहूंगी क्योंकि एज अ पहाड़ी मुझे उसके अलावा ज्यादा कुछ आता नहीं है। जी जी जी। तो देयर इज अ बहुत बहुत पुराना सॉन्ग है। हम्म। तो कुछ इस तरह है कि मुले मुले की को है सड़ी है तो ही कोले की डाली कखी दिन मेरी आँखों का सुफेरा देखी तेरी याली मुले मुले की को है सड़ी है तो। थैंक यू। जी साक्षी जी, आज आप इस प्रोग्राम में तो आई हैं लेकिन बहुत ऐसे यादगार पलों को आप एनआईपीवीडी के खुद मुझे भी याद दिला रही हैं क्योंकि मेरे श्रोता जानते हैं कि मेरी वहां से 12th कंप्लीट हुई है रिसेंटली। तो बहुत सारी यादें यादें ही रह जाती हैं और ये गाना जो आपने गाया मुलमुल पहाड़ी गाना था, ये जो है मुझे याद आता है विकलांग दिवस पे हमारा अभी लेटेस्ट प्रोग्राम था 2023 में ही, उसमें जो है हमारे एक दोस्त ने परफॉर्म किया था और वो हमारी एक रेडियो के इस बैंड की पहली परफॉर्मेंस भी थी। बहुत सारे लोग जानते होंगे, काफी यादगार पल रहा, बहुत सारे अप्रिसिएशंस भी मिले और मुझे भी उसमें परफॉर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था श्रोताओं। बहरहाल बहुत सारी यादें जो है मुझे लगता है आज इस प्रोग्राम के दौरान आप सभी के समक्ष उजागर होने वाली हैं। साक्षी जी, अब चलते हैं आपके गेम पर, है ना? तो आपकी गेम्स में एंट्री किस तरीके से हुई सबसे पहले? एक्चुअली एक्सीडेंट के बाद जो चीज मैंने सबसे ज्यादा मिस की है वो मेरा स्पोर्ट्स ही था क्योंकि जब मैं जी छोटी थी मैं बहुत ज्यादा गेम में एक्टिव थी और मुझे खेलना बहुत पसंद था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो एक फेज आया जहाँ पर मैं उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, सब लोग गेम खेलते थे और मैं जस्ट देखती रहती थी, जी स्पेशली लंच के टाइम पे या स्पोर्ट्स पीरियड का जो टाइम होता है सब लोग को ग्राउंड में जाना अलाउड था सिवाय मेरे। और तब जी इंक्लूजन की बात ही नहीं होती थी कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी है तो उसे भी इंक्लूड किया जाए चीजों में। तब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मुझे नहीं लगता आज भी कुछ ऐसा होगा जो कि होना चाहिए। वो कसक कहीं ना कहीं हमेशा से दिल में थी कि मुझे भी खेलना है। लकीली आफ्टर माय कॉलेज एक पर्सन है जावेद चौधरी, वो भी इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर है, तो उनसे मेरी कहीं से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि तुम खेलना क्यों नहीं शुरू करती हो, मुझे लगता है कि तुम एक अच्छी प्लेयर बन सकती हो। तो उन्हीं के रेफरेंस से मैंने उनको पूछा कि मैं कैसे खेलना शुरू करूं, क्या है फर्स्ट स्टेप, या मैं कैसे ये खेलने का प्रोसेस शुरू कर सकती हूँ, कहाँ प्रैक्टिस होगा, कहाँ कोचिंग मिलेगी एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे थ्रू आउट माई जर्नी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और गाइड किया कि मैं कैसे ये स्टार्ट कर सकती हूँ। और फर्स्ट टाइम फिर मैं बॉम्बे गई कैंप के लिए और वहां से मुझे ऑफर आया कि क्या मैं महाराष्ट्र टीम के लिए खेलना चाहूंगी। तो यहाँ से मेरा स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट हुआ था।
जी, तो एक्सीडेंट से पहले तो मतलब क्योंकि आप नॉर्मली खेलते होंगे या उस टाइम भी जो है शुरू कर दिया था अच्छा खासा गेम्स में मतलब बास्केटबॉल या जो भी है, जो भी आप खेलते हो? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि गाँव के स्कूल्स में उतना एक्सपोज़र नहीं मिलता है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, लेकिन जो अपने ही स्कूल्स के गेम होते हैं, खो-खो, कबड्डी, रेसिंग या कुछ भी ऐसा जो गेम्स होता है, उनमें मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। जी, तो उसके बाद जो है एक्सीडेंटल लाइफ जब आपकी शुरू हुई, तो बास्केटबॉल जो आपका गेम है इस टाइम, वो आपने कब खेलना शुरू किया? वो मैंने मेरे कॉलेज के बाद खेलना शुरू किया आई थिंक द एज ऑफ 21, 22 समथिंग। जी, या तो उसमें पहला मैच आपका जो है आपने किस टीम को रिप्रेजेंट करते हुए और कहाँ पे खेला था? मैंने जब से खेलना शुरू किया है, मैं महाराष्ट्र टीम से ही खेल रही हूँ। मैं महाराष्ट्र को रिप्रेज़ेंट करती हूँ क्योंकि तब उत्तराखंड की कोई टीम नहीं थी हुँ, जिसके साथ मैं खेल पाऊँ। तो मैंने महाराष्ट्र टीम के साथ खेलना शुरू किया और जो फर्स्ट मैंने नेशनल खेला था, वो मोहाली में था 2019 में और हम लोग उसमें एज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट थे नेशनल में। तो जी, वो मेरे लिए जी। बहुत बड़ा मूवमेंट था कि मैंने फर्स्ट टाइम कोई नेशनल खेला है और हम लोग गोल्ड मेडल जीते हैं। जी, तो उसके बाद जो है साक्षी जी कैसा लगता था आपको व्हीलचेयर पर खेल कर के और क्या जो है लोगों का क्या रिएक्शन रहता था आपको देख कर के? एक्चुअली एक्सीडेंट के बाद मैंने व्हीलचेयर 2-3 महीने से ज़्यादा यूज़ नहीं किया बिकॉज़ एज़ अ एम्पूटी गर्ल मुझे क्रच पे चलना बहुत ईज़ी लगता था या प्रोस्थेटिक पे, तो मैंने कभी जी, व्हीलचेयर यूज़ नहीं किया। तो मुझे बहुत ऐसे ही खुद से बहुत हेजिटेशन होती थी कि मैं व्हीलचेयर पे बैठूँ या नहीं बैठूँ, वो एक्सेप्टेंस नहीं था अपने अंदर कि आप खुद से खुद को एक्सेप्ट करो या खुद से प्यार करो। मुझे हमेशा ये लगता था कि डिसेबिलिटी इज़ समथिंग जिसको आप हमेशा हाइड करते हैं। मैंने इस पर कभी जी, प्राउड करना नहीं सीखा था, खुद को एक्सेप्ट करना नहीं सीखा था। लेकिन जब मैं पहली बार व्हीलचेयर में बैठी और मैं बास्केटबॉल कोर्ट में गई, मुझे ऐसा लगा कि वो व्हीलचेयर चल नहीं रही है, उड़ रही है और वो जो फ़ील था मुझे ऐसा लगता है कि वो फ़ील बहुत अच्छा था। एक जी, गेम खेलने का जो एक कॉम्पिटिटिव वाइब जो आती है या फिर आप व्हीलचेयर पे बैठ के खेलते हैं, व्हीलचेयर का जो मूवमेंट होता है, बहुत फ़ास्ट होता है। तो मुझे लगता है कि वो इतना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी वाइब थी कि मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझे आगे यही करना है। तो इसके बाद एक सवाल मेरा जो है मैं यहाँ पर और रखना चाहूँगा कि गेम्स से पहले एक्सीडेंटल लाइफ में जब आप शुरू में इस विकलांगता का शिकार हुई और लोगों के बीच में गई, तो जिन लोगों ने स्पेशली आपको पहले देखा हुआ था या जिन्होंने उस टाइम देखा, तो क्योंकि आप एक ग्रामीण इलाके से हैं, तो आपके गाँव के लोगों का या आस-पास के लोगों का शुरू-शुरू में क्या रिएक्शन रहा? और उसके बाद जब आपको उन्होंने ऐसे तरक्की करते हुए देखा गेम में जो है अवार्ड्स मतलब प्राइजेस जीतते हुए, मैचेस जीतते हुए देखा, तो उनका क्या रिएक्शन रहा? ये आपने सही कहा है कि जब हम बहुत ज़्यादा ग्रामीण इलाकों से आते हैं, तो वहाँ पे लोगों का जो थॉट प्रोसेस होता है, वो जी, ज़्यादातर लड़कियों को लेकर 2005 में ऐसा नहीं था जैसे आज है। आज चीज़ों ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, लेकिन तब जी, ऐसा नहीं था। तो मैं गाँव में बहुत कम रहती थी, लेकिन जब भी मैं गाँव में जाती थी, वो बिल्कुल अच्छा एक मेमोरी नहीं होता था मेरे लिए क्योंकि सब लोगों का आना, मुझसे मिलना, मेरे चारों ओर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाना, फिर लोगों का कहना कि अरे लड़का होता तो कुछ भी कर लेता। लड़कियों के लिए उन लोगों के थॉट प्रोसेस हमेशा से ही थोड़े अलग रहे हैं। कि अभी लड़की है, अभी इसको कौन देखेगा, कौन इसका करेगा, माँ-बाप कब तक इसका करेंगे, ये कैसे रहेगी, किसके घर जाएगी, शादी नहीं होगी, पढ़ाई कैसे कंप्लीट करे। बहुत सारे उन लोगों के कंसर्न होते थे जो मुझे इतनी छोटी उम्र में समझ में नहीं आते थे। जी। तो बहुत सारे लोगों के लिए जो है प्रेरणा स्रोत हैं साक्षी जी, जिन्होंने देखिए व्हीलचेयर पर जो है बास्केटबॉल खेला। पिछले हमने अभी लास्ट 1-2 एपिसोड्स पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से व्हीलचेयर पर क्रिकेट खेला गया। आज हम आपको दिखाएँगे मतलब आपको बता रहे हैं कि व्हीलचेयर पर बास्केटबॉल कैसे खेला जाएगा। यही हम पूछना चाहेंगे साक्षी जी से कि आप किस तरीके से व्हीलचेयर पर बैठकर जो है बास्केटबॉल खेला करती थीं? सो गौरव, मुझे सबसे अच्छा व्हीलचेयर बास्केटबॉल की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जब हम व्हीलचेयर पे रहते हैं तो सेम टाइम पे हमको अपने टायर्स का मूवमेंट हैंडल करना होता है जी, एंड एट द सेम टाइम हमको बॉल ड्रिबलिंग भी मैनेज करनी होती है। तो हमारे दोनों हाथ हमारे व्हील पे रहते हैं कंटिन्यूअसली और हम बॉल को ड्रिबल करते हुए भी आगे जा रहे होते हैं व्हिच इज रियली टफ। जब हम शुरू शुरू में खेलना शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है दोनों चीजें साथ में बैलेंस करना। एंड जो सबसे अमेजिंग
चीज़ मुझे लगती है वो ये लगती है कि कभी भी अगर आपने बास्केटबॉल के बारे में सुना होगा, तो वहाँ पे बहुत हाइटेड प्लेयर होते हैं, लेकिन जब हम व्हीलचेयर बास्केटबॉल की बात करें, जब एक हम्म, इंसान व्हीलचेयर में बैठा है तो आप उसकी हाइट ऑलमोस्ट हाफ कंसीडर करते हैं। हमारे जी, पास वो नई अपॉर्चुनिटी होती है कि हम लोग पुश ले पाए या फिर उछल कर बास्केट कर पाए। हम लोग जितने हम्म, भी बास्केट करते हैं वो सिर्फ अपर बॉडी स्ट्रेंथ होता है, एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट जो बास्केटबॉल का हाइट होता है वो सेम होता है। ऐसा नहीं है कि हम व्हीलचेयर पे बैठे हैं तो वो जो बास्केट का हाइट है वो कम कर दिया जाएगा। जी, उसका हाइट सेम होता है। दैट इज द प्राउडेस्ट थिंग जो मुझे लगता है व्हीलचेयर बास्केटबॉल का। एंड आई डोंट नो कि मैं हम्म। बायस्ड हो रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि व्हीलचेयर बास्केटबॉल ज्यादा टफ है रेगुलर बास्केटबॉल से, एंड मैं प्राउडली कहती हूँ कि मैं एक व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। जी, तो आपने बताया अपने परिचय में कि आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो कितने मैचेस आप जो है जीत के आई हैं इंडिया के लिए और कितने में आपको हार मिली है? जो हम लोगों का अभी इंटरनेशनल मैचेस था वो था ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए, जी, 2020 में हुआ था। उसके लिए हम लोग गए थे थाईलैंड, और हमारे जो टोटल मैच हुए थे आई थिंक कुछ 6 और 7 मैचेस हुए थे, जिसमें से हम 3-4 मैचेस जीते थे और 2-3 मैचेस हार गए थे, जिसकी जी, वजह से हम ओलंपिक क्वालिफायर नहीं कर पाए। लेकिन हुँ। आई एम श्योर कि हम लोग दोबारा जाएंगे और ओलंपिक क्वालिफाई करेंगे और ओलंपिक मेडल लेकर आएंगे। जी, साक्षी जी किस-किस तरीके के अवार्ड्स आपको मतलब देश और प्रदेश से या कहीं इंटरनेशनल सीरीज़ में किस-किस तरीके के अवार्ड्स आपको मिले हैं अभी तक? मुझे रिसेंटली जो अवार्ड मिला है वो वी मीडिया अवार्ड मिला है, जो कि हुँ, फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम उत्तराखंड व्हीलचेयर बास्केटबॉल का मिला है। देन मुझे नंदा देवी सम्मान मिला है, मुझे गौरा देवी सम्मान मिला है, देन ऋषिकेश गौरव का अवार्ड मिला है, और ऐसे ही मुझे कुछ और अवार्ड्स मिले हैं, और उत्तराखंड यूथ आइकन मिला है। अपना रोटी बैंक की ब्रांड एम्बेसडर थी मैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे सम्मान के तौर पे मिली है, और मैं हमेशा बहुत आभारी हूँ उन सब लोगों की जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। जी, तो बहुत बढ़िया-बढ़िया जानकारियाँ साक्षी जी आपने दी थी और यहाँ पर हम जो है आपसे एक कविता यहाँ पर सुनना चाहेंगे क्योंकि आप पोएट्री का भी शौक रखती हैं और बहुत अच्छी कवित्री भी हैं आप। तो एक कविता आप हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए क्या सुनाना चाहेंगी? ज़रूर, मैं अपनी चंद पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। जी, सुनाइए। तो कविता कुछ ऐसी है कि हर रोज़ लोगों की नज़रों के तीर, हर रोज़ उनके नज़रिए में खोती, हर रोज़ उनकी बातों के सूल, मैं खुद याद करके खुद को चुभोती। हर रोज़ खुद की काबिलियत पे शक, हर रोज़ मुसीबतों के भंवर में होती, हर रोज़ जिस्मों पर नए ज़ख्म, हर रोज़ काँटों की सेज पे सोती। अगर मैं हार जाऊँ तो मुझे कायर न बताना, मेरे हिस्से की थोड़ी-सी मोहब्बत जताना। थैंक यू। बहुत बढ़िया कविता और जो है काफी गहराइयों में ले जाने वाली ये कविता है श्रोताओं। अगर हम इसका अर्थ जो है निकालें तो बहुत गहराई में जाकर के जो है कवि ने इन पंक्तियों को लिखा है। क्यों साक्षी जी? बिल्कुल, ये कविता मैंने तब लिखी थी। मुझे शोल्डर इंजरी एक्चुअली अभी हुई है खेलते हुए, और मैं कुछ टाइम से नहीं खेल पा रही हूँ। शायद मैं जी। कुछ टाइम और नहीं खेल पाऊँ क्योंकि मेरा शोल्डर का ऑपरेशन है अभी। तो जब पहले-पहले हम्म, इंजरी हुआ था तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे बुरा फ़ील होने लगा था कि एक बार आप इंडिया के लिए खेल लेते हो और उसके बाद आपको इंजरी हो जाती है, आप कुछ टाइम तक खेल नहीं पाते। तो वो एक बहुत हम्म, बुरा फ़ेज़ मुझे लगता है चल रहा था, और तब मैंने ये कुछ लाइनें लिखी थी कि अगर मैं हार जी। जाऊँ तो मेरे हिस्से की थोड़ी-सी मोहब्बत जताना, क्योंकि मुझे हम्म, उस टाइम ये मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। जी, और अब आप जो है लोगों के लिए खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जो है सामने हैं क्योंकि इतनी सारी प्रेरणा जो है आप अपनी लाइफ से जो है लोगों को दे सकती हैं और एक जज्बा लोगों के बीच में जगा सकती हैं कि नहीं, कोई भी डिसेबल हो श्रोताओं, मैं नहीं कहता कि लोकोमोटो में है, मैं नहीं कहता कि विजुअली इम्पेयर्ड है या हाथों से है या भाई ऑर्थो है, जो भी है, कोई भी किसी भी तरीके हियरिंग इम्पेयर्ड हो, चाहे कोई भी हो, मैं नहीं कहता, लेकिन हर एक डिसेबल पर्सन जो है कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में जो है कर सकता है। इसका एक बहुत अच्छा प्रेरणा स्रोत जो है साक्षी जी आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में है। साक्षी जी, अब आप जो है हमारे सभी श्रोताओं को खासकर महिला श्रोताओं को जो आपको सुन रही हैं और आपको देख रही हैं, इतनी प्रेरणा स्रोत आप महिलाओं के लिए साबित हुई हैं जितना आपने जो है पुरुषों और महिलाओं को दोनों को ही आप प्रेरित करती हैं। तो क्या कुछ संदेश जो है लास्ट में आप अपने सभी श्रोताओं को देना चाहेंगी?
बस एक चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगी कि हमेशा खुद पर विश्वास रखें, खुद की मेहनत पर जी। विश्वास रखें, तो मंज़िल जी, ज़रूर। बहुत अच्छा संदेश जो है साक्षी जी ने दिया कि खुद की मेहनत पर अगर विश्वास रखेंगे तो मंजिल जो है हमें बहुत शीघ्र और ज़रूर प्राप्त होगी। तो अब श्रोताओं, इसी बात के साथ आज का ये कार्यक्रम है, ये अपने अंतिम पड़ाव पर जो है अब आ चुका है। लेकिन सबसे पहले मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा साक्षी जी का, जिन्होंने कि हमें इस साक्षात्कार के लिए जो है अपने कीमती समय में से समय निकाल कर हमें समय दिया और आज हमें हमसे बातचीत करने के लिए इस खास कार्यक्रम में शामिल हुई। बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू साक्षी जी। सो मच गौरव, मुझे बुलाने के लिए और मेरी बातों को रखने देने के लिए, तो थैंक यू सो जी, मच। तो बहुत-बहुत धन्यवाद साक्षी जी पुनः। और अब इस शो से इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के 20वें एपिसोड से आज श्रोताओं जो है मुझे आप सभी से अनुमति लेनी होगी। लेकिन हाँ, एक बात जो मैं ज़रूर कहता हूँ कि आप लोग अगर यूट्यूब पर इस शो को सुने तो आप अपने फीडबैक्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और जो रेडियो पे सुनते हैं वो भी अगर अपने फीडबैक्स जो है हमें यूट्यूब पे आकर या व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7579278159, यहाँ पर भी आप हमें अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। यूट्यूब पे आप हमें फीडबैक्स दे सकते हैं। पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर भी आप देखना चाहें हमें 91.2 NIVH हेलोदून के माध्यम से देख सकते हैं, फीडबैक्स दे सकते हैं। तो क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा श्रोताओं अगर आप सबके फीडबैक्स आएंगे, और हम भी सोचेंगे कि कहीं ना कहीं हाँ भाई हमारी मेहनत कितना रंग ला रही है और हमें क्या क्या और करने की जरूरत है, उससे हमें पता चलेगा, हम अपने आप में सुधार कर पाएंगे। इसी बात के साथ अब जो है मुझे यानी आपके अपने होस्ट और दोस्त RJ गौरव को इस शो को यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी नए एपिसोड के साथ, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव विद RJ गौरव के, और किसी और नए खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी गौरव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।